हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट कवर नहीं किया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे बताया गया हर स्टेज क्यूएपी में इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। तो पहले आता है कंफर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। अभी रॉ मटेरियल्स में वेरियस टाइप्स के मटेरियल्स आते हैं, जैसे पाइप हो गए, फ्लांज हो गए, फिटिंग्स, उसके बाद प्लेट्स। जितना कुछ मटेरियल प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन के लगता है वो सब रॉ मटेरियल्स में इंक्लूड होता है, जिसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस करके उसे फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर आपको प्लेट का इंस्पेक्शन करना है तो नॉर्मली आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी होता है, जैसे विच टाइप ऑफ द प्लेट इज़ यूज फॉर द प्रेशर वेसल एंड व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन एज पर ASME। तो प्लेट के इंस्पेक्शन के समय आपको पहले उसका विजुअल अपीयरेंस देखना है। विजुअल अपीयरेंस में पिटिंग, कोरोजन, डेंट, स्क्रैच, बेंड, कॉर्नर क्रैक्स, ये सब पैरामीटर एक बार वेरीफाई करना है। उसके बाद ही आगे वाले इंस्पेक्शन में जाना है, जो विजुअल टेस्टिंग में सारा पॉइंट्स कवर हो जाता है। सेकंड में आता है मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट्स। जो मैन्युफैक्चरर उस प्लेट को मैन्युफैक्चर करता है तो उस टाइम वो सब उसका टेस्टिंग करता है, जो केमिकल, मैकेनिकल एंड एलोंगेशन एट्सेट्रा जो कुछ भी टेस्टिंग होता है रॉ मटेरियल का, वो सब पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स में। तो इसमें हम TC में दिए गए हिट नंबर, प्लेट नंबर, साइज़, ये सब कोरिलेट करते हैं। अगर प्लेट थिकनेस 20 mm और उसके अबव है तो उसका अल्ट्रासोनिक टेस्ट रिकमेंडेड होता है, जो NDT रिपोर्ट्स में आते हैं। कई क्लाइंट्स का डिमांड होता है कि मटेरियल का केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, और वो भी जो बाहरी NABL लैब अप्रूव्ड लैब होता है उसमें। तो हमें उस प्लेट का 50x150 ये स्टैंडर्ड साइज़ का एक पीस कट करके लैब में भेजकर उसका टेस्ट करना होता है। उस टेस्ट में केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, उसी को मैकेनिकल टेस्ट भी बोलते हैं, और इलोंगेशन उसका, ये सब पैरामीटर्स चेक करके रिकॉर्ड करना होता है। फिर वो टेस्ट रिज़ल्ट मैच करना होता है मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ। अगर सब पैरामीटर्स मैच होता है तभी QC इंजीनियर रॉ मटेरियल स्टेज क्लियर करके फर्दर प्रोसेस को अलाउ करता है। अभी रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं या फिर बनाने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल हिस्ट्री चार्ट, उसी को समरी चार्ट भी बोलते हैं। तो ये समरी चार्ट में होता क्या है, जितना मटेरियल आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है वो सब समराइज्ड होता है एक ही रिपोर्ट्स में। तो उसमें प्लेट का साइज़, उसका मटेरियल, उसका हीट नंबर और प्लेट का मटेरियल, ये सब पैरामीटर्स वो रिपोर्ट में मेंशन होता है। हर वो चीज़ जो रॉ मटेरियल में मेंशन होता है एंड हमारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल समरी चार्ट में आना चाहिए। इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है टेस्ट सर्टिफिकेट्स। इसमें दिए गए हर एक मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। अगर जैसे हमने डिस्कस किया, अगर कोई NDT उसको अप्लाइड है, अगर DP किया है तो DP टेस्ट का रिपोर्ट लगेगा, अगर UT किया है तो UT टेस्ट का रिपोर्ट लगेगा। उसके बाद आते हैं NC। अगर रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन के टाइम किसी भी टाइप का NC ऑकर्ड होता है, अगर हमारे स्पेसिफिकेशन में मैच ना हो रहा है, अगर टेस्टिंग करने के बाद कुछ डेविएशंस आता है
या फिर डायमेंशंस में कुछ डेविएशंस आता है, तो वो सब डेविएशंस रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आता है मार्किंग ऑन मटेरियल। रॉ मटेरियल क्लियर होने के बाद फैब्रिकेटर उसके ऊपर एज पर ड्राइंग कटिंग का लेआउट डालता है। वो लेआउट मैन्युफैक्चरिंग क्यूसी इंजीनियर को वेरीफाई करना होता है। अगर आपके पास समझो 6 मीटर का प्लेट है और उसमें 2 या 3 अलग अलग कटिंग का लेआउट डाला हुआ है, तो उस हर लेआउट के ऊपर प्लेट का हीट नंबर ट्रांसफ़र करना मैंडेटरी होता है। उसी को हम स्टैम्प ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये स्टैम्प ट्रांसफ़र उस मटेरियल का एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि उस हीट नंबर के अगेंस्ट आपके जॉब में कितना प्लेट्स यूज़ हुआ है। स्टैम्प ट्रांसफ़र एंड लेआउट चेक होने के बाद फैब्रिकेटर उस प्लेट को कट करने के लिए लेता है। नेक्स्ट है वेल्डर क्वालिफ़िकेशन। वेल्डर क्वालिफ़िकेशन करना ज़रूरी होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ वेल्डिंग ऑन आवर जॉब। वेल्डर क्वालिफ़िकेशन में 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक होता है WPS, सेकेंड PQR एंड थर्ड वन इज़ WPQ। WPS में सब वेल्डिंग के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दिए गए होते हैं एज पर द ASME सेक्शन 9। उसी में इसेंशियल वेरिएबल्स, सप्लीमेंट्री इसेंशियल वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स देखना मस्ट होता है, ताकि इसी के ऊपर डिपेंड्स होता है हमारा वेल्डिंग का सब पैरामीटर्स। और थर्ड वन होता है नॉन इसेंशियल वेरिएबल्स। जो नॉन इसेंशियल वेरिएबल्स चेंज होने के बाद हमारा WPS चेंज नहीं होता है, तो वो पैरामीटर्स इतना इम्पोर्टेंट्स नहीं होते। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स होता है PQR। PQR में मैकेनिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग एंड NDT, ये डॉक्यूमेंट्स एंड इसका पैरामीटर्स इंक्लूड किया होता है। जब वेल्डर वेल्ड कूपन मारता है तो वो वेल्ड कूपन टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो टेस्टिंग होने के बाद वो टेस्टिंग के जो कुछ भी पैरामीटर्स होते हैं वो PQR में मेंशन होते हैं। और थर्ड वन होता है WPQ। ये हर वेल्डर के लिए अलग अलग होता है। इसमें वही पैरामीटर्स आते हैं जो PQR में मेंशन होते हैं। इसका WPS, PQR एंड WPQ का इसका अलग इन्फॉर्मेशन डिटेल में हमने इसे आने वाले वीडियो में भी दिया गया है, चाहो तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। फोर्थ थिंग आता है, जो WPQ में मेंशन किया गया वेल्डर ID है, उसका आइडेंटिफिकेशन शॉप में वो वेल्डर अवेलेबल है कि नहीं, वो QC इंजीनियर को देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है फिटअप इंस्पेक्शन। एक बार QC इंजीनियर ने प्रोफाइल एंड लेआउट मार्किंग क्लियर करने के बाद फैब्रिकेटर उसको फिटअप के लिए लेता है। तो जितना भी प्रोफाइल एंड लेआउट कटिंग हुआ है, तो फैब्रिकेटर जो कटिंग हुआ लेआउट होता है उसको रोलिंग मशीन पर लेकर रोल करता है शेल बनाने के लिए। और सेकंड जो प्रोफाइल्स कट किए होते हैं जो डिशेंड के लिए यूज़ होने वाले, तो उसको फॉर्मिंग के लिए रेडी करता है। तो फॉर्मिंग होने के बाद डिशेंड में वेरियस पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। यहाँ पर दिया है डिशेंड के जो डायमेंशंस हैं। अभी डायमेंशंस में क्या क्या आता है, थिकनेस, उसका आउटर सरकमफ्रेंस, अलग अलग पोर्शन पर थिकनेस मेजर करना ज़रूरी होता है, ताकि थिकनेस में वेरिएशंस आता है फॉर्मिंग के बाद। जैसे नकल पोर्शन पर अलग आता है एंड SF एरिया पर अलग आता है। तो हर जगह पर थिकनेस चेक करना ज़रूरी होता है बाय यूजिंग द D-मीटर। और आता है ओवेलिटी। ओवेलिटी चेक करते हैं मेजरिंग टेप से। उसके बाद NDT ऑफ द नकल पोर्शन। NDT करना ज़रूरी होता है ताकि फॉर्मिंग के बाद अगर कुछ क्रैक डेवलप हुए होंगे तो उसको ग्राइंडिंग एंड वेल्डिंग से भरा जा सके। तो NDT होने के बाद अगर क्लाइंट डिमांड करता है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए, तो स्ट्रेस रिलीविंग का भी रिपोर्ट हमें रिव्यू करना होता है। उसके बाद
दो अलग अलग टर्म आता है, एक है एल सिम एंड सेकेंड है सी सिम। अभी जो शेल रोल होता है तो वो ऐसा दिखता है। जो अलोंग द लेंथ जो सिम वेल्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एल सिम। एंड शेल एंड डिसेंट फिटअप में जो सिम कवर हो जाता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम सर्कमफरेंशियल सिम और सी सिम। तो इसका जब फैब्रिकेटर फिटअप करता है तो वो हर एक पार्ट को भी प्रिपेयर करके रखता है और इसको टैक वेल्डिंग करके रखता है। तो ये भी प्रिपरेशन क्वालिटी इंजीनियर ने चेक करना मस्ट होता है बाय द यूजिंग ऑफ वेल्डिंग गेज। और ये हर स्टेज का रिपोर्ट मैंडेटरी होता है। फिटअप इंस्पेक्शन होने के बाद क्यूसी इंजीनियर वेल्डिंग के लिए अप्रूव करता है फैब्रिकेटर को। नेक्स्ट है इन प्रोसेस वेल्डिंग कंट्रोल। वेल्डिंग कंट्रोल ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशंस ऑफ प्रेशर वेसल। नीचे दिए गए हर एक पॉइंट को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अभी इसमें रिमूवल ऑफ टैक वेल्ड्स, जब फैब्रिकेटर फिटअप करता है तो वो कुछ टैक वेल्ड पर उसको होल्ड करके रखता है हर एक पार्ट को, जैसे शेल विथ डिसेंट और शेल विथ अनदर शेल। तो वो टैक वेल्ड पर रखता है मटेरियल को। तो एट द टाइम ऑफ फुल वेल्डिंग वो टैक वेल्ड रिमूव करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो वेल्डिंग में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं जैसे इंक्लूजन वगैरह। सेकेंड थिंग है प्री हीटिंग एंड द टेम्परेचर चॉक। प्री हीटिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑकर होता है मटेरियल में, तो इसकी वजह से क्रैक डेवलप हो सकता है वेल्डिंग में। इसलिए प्री हीटिंग करना इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो प्री हीटिंग करने के बाद उसको टेम्परेचर चॉक से चेक किया जाता है। टेम्परेचर चॉक ये ऐसे चॉक्स होते हैं जिनके ऊपर हर एक अलग अलग टेम्परेचर डिफाइन होता है, जैसे 150 डिग्री 200 डिग्री। तो वो चॉक शेल के ऊपर अगर लगा दिया तो वो कलर चेंज कर जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इतना टेम्परेचर क्रॉस किया है कि नहीं। थर्ड थिंग है वेल्डिंग मेथड। अभी वेल्डिंग मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है ये एज पर WPS डिफाइन करेगा। WPS में कौन सा वेल्डिंग दिया है, ऐसे SMAW हो गया, GTAW हो गया, जो कुछ भी डिफाइन किया गया है WPS में वो वेल्डिंग हो रहा है कि नहीं वो देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स के ऊपर पूरा डिफाइन होता है वेल्डिंग का स्ट्रेंथ कैसा रहेगा। तो कंज्यूमेबल शुड बी ड्राई एंड क्लीन। तो जब फैब्रिकेटर कंज्यूमेबल को इशू करता है स्टोर से तो वो ओवन से ही इशू होना चाहिए, ना कि ओपन पैकेट से। ओपन पैकेट से इशू होगा तो उसमें कुछ तो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। अगर ऐसा वेल्डिंग रॉड्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें पोरोसिटी आ जाता है, तो इसलिए ऐसे वेल्डिंग रॉड्स को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड थिंग है वेल्ड पोजीशन। वेल्ड पोजीशन होनी चाहिए एज पर WPS। हम वेल्डिंग प्रोसेस को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें वेल्डिंग के हर एक डॉक्यूमेंट को फॉलो करना ज़रूरी होता है, जैसे WPS, PQR एंड WBQ को। नेक्स्ट है बैक गॉजिंग। अगर वेल्डर ने वेल्डिंग करने के बाद अनदर साइड में उसका पेनिट्रेशन नहीं उतर रहा है तो उसको ग्राइंडिंग करके फिर से वेल्डिंग से फिल करना होता है, उसी को बैक गॉजिंग बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में एक मेथड होता है, एक बैकिंग गैस यूज़ होता है। अगर हम एक साइड में वेल्डिंग कर रहे हैं तो दूसरी साइड से एक बैकिंग गैस लगाया जाता है जो कि वेल्डिंग को खींचता है नीचे
फॉर द प्रॉपर पेनेट्रेशन। तो ये बैकिंग कंसेप्ट हो गया। लास्ट में फाइनल वेल्डिंग होने के बाद हमें वेल्ड विजुअल चेक करना ज़रूरी होता है। वेल्डिंग का विजुअल, वेल्डिंग क्लियर किया है कि नहीं, और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं वेल्डिंग के, जो सरफेस पोरोसिटी, उसके बाद इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, ऐसे बहुत डिफेक्ट्स है जो कि वेल्ड विजुअल में कवर करना ज़रूरी होता है। और इसके बाद लास्ट में आता है रिपोर्ट्स। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का रिपोर्ट्स क्वालिटी इंजीनियर ने बनाना ज़रूरी होता है फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द वेल्डिंग पैरामीटर्स। नेक्स्ट है डाई पेनेट्रेशन टेस्ट। अब ये डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, इसको डीपी टेस्ट बोलते हैं शॉर्ट में, डाई चेक भी बोलते हैं और पीटी भी बोलते हैं, जैसे पेनेट्रेशन टेस्ट। तो ये करने के लिए वर्कर का, जो डाई पेनेट्रेशन टेस्ट कर रहा है एक्चुअल में, उसका एक तो लेवल 1 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो एग्जामिनर है, जो डाई पेनेट्रेशन टेस्ट विटनेस कर रहा है एंड उसको इवेल्युएट करने वाला है कि डिफेक्ट्स है कि नहीं, उसका कम से कम लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी होता है एज़ पर AS&T। तो ये हो गया सर्टिफिकेशन का। उसके बाद एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन रूट रन का डाई चेक करना भी ज़रूरी होता है एंड आफ्टर वेल्डिंग फाइनल वेल्ड का डाई चेक करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद जो डाई चेक का मटेरियल है, अभी डाई चेक के मटेरियल में आता है पेनेट्रेंट, डेवलपर एंड क्लीनर। ये 3 मटेरियल आते हैं जिससे डाई चेक परफॉर्म होता है। तो ये तीनों मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, ये उसके ऊपर मेंशन होना ज़रूरी है। ये तीनों मटेरियल एक्सपायर नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। उसके बाद है टेम्परेचर लिमिट्स। अभी ASME ने कुछ डिफ़ाइन किया है कि डाई चेक करते समय पार्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो मैक्सिमम 55 के अंडर होना चाहिए और बिलो 5 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर रेंज के बीच में हमारा पार्ट का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारा जो पेनेट्रेंट है वो प्रॉपर पेनेट्रेंट नहीं करता है, क्रैक में वो इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ डाई पेनेट्रेशन टेस्ट। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स। डाई पेनेट्रेशन टेस्ट जहाँ पर किया है उसका रिपोर्ट्स मैंडेटरी होता है। अभी लेवल 2 सर्टिफिकेशन, उसके बाद रूट रन डीपी टेस्ट का रिपोर्ट, फाइनल डीपी टेस्ट का रिपोर्ट, वैलिडिटी का 3 सर्टिफिकेट्स, उसी को ये मेंशन होता है टेस्ट सर्टिफिकेट्स, एंड टेम्परेचर चेक करने का एक रिपोर्ट, जो टेम्परेचर गन से भी चेक कर सकते हैं और टेम्परेचर चॉक से भी चेक कर सकते हैं। तो इतना ज़रूरी होता है डाई पेनेट्रेशन टेस्ट के लिए। फाइनल वेल्डिंग होने के बाद एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स जॉब को रेडियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। वो 10% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। ये क्लाइंट्स पे डिपेंड्स करता है कि उनको कितना चाहिए। तो अगर रेडियोग्राफी में कुछ एरर आता है, मतलब कुछ डिफेक्ट्स आता है वेल्डिंग का, तो वो डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने का एक प्रोसीजर होता है, उसी को वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर बोलते हैं। ऐसे वेल्डिंग रिपेयर करने के बाद वो हर रिपेयर्ड वेल्डिंग को NDT अप्लाइड होता है। अभी NDT में डाई चेक एंड फिर से रेडियोग्राफी होगा। जितना पोर्शन में डिफेक्ट्स आया है उतना पोर्शन का रेडियोग्राफी होगा, और वो डिफेक्ट्स चला गया है या नहीं वो रेडियोग्राफी में चेक किया जाएगा। तो इसका अलग से रिपोर्ट्स बनेगा, वो क्लाइंट को दिखाना मैंडेटरी होता है। RT होने के बाद उसका वेल्ड का विजुअल अपीयरेंस भी देखना ज़रूरी होता है,
अच्छे से ग्राइंडिंग किया है कि नहीं, और वो जो डिफेक्ट्स का वेल्डिंग है वो सरफेस को मैच किया है कि नहीं। नेक्स्ट है डायमेंशनल मेजरमेंट एंड विजुअल इंस्पेक्शन। अभी इसमें वेरियस टाइप्स के डायमेंशंस आते हैं। असेंबली डायमेंशंस एज पर जे ड्राइंग, उसके बाद मशीनिंग कंपोनेंट्स होंगे तो उसका मशीनिंग का अलग डायमेंशंस रिपोर्ट्स बनेगा। उसके बाद अदर डायमेंशंस जो कि जे ड्राइंग में मेंशन होता है, लेंथ विड्थ हाइट पूरा सेटअप का, उसका एक जे ड्राइंग के हिसाब से अलग डायमेंशन रिपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट है नोजल ओरिएंटेशंस एंड एलिवेशन। अभी आपके डिजाइन पर अगर कुछ नोजल्स हैं तो उसका ओरिएंटेशन कितना डिग्री पर है एंड उसका एलिवेशन कितना लेंथ पर है, वो सब रिपोर्ट्स में आना चाहिए। शेल के ऊपर भी नोजल्स आते हैं, अलग अलग डिग्रीज में दिए गए होते हैं, तो वो सब मेंशन होना चाहिए नोजल ओरिएंटेशन एंड एलिवेशन के रिपोर्ट्स में। उसके बाद लिफ्टिंग हुक का भी एक डायमेंशनल रिपोर्ट बनना चाहिए। उसके बाद ग्राउटिंग होल होते हैं। अभी आपका समझो प्रेशर वेसल, इसको अगर 2 स्टेशनरी ग्राउटिंग दिया है तो इसका जो होल टू होल सेंटर डिस्टेंस है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्लाइंट के साइड के हिसाब से बनाया जाता है इसको, तो इसका एक डायमेंशन रिपोर्ट बनना ज़रूरी होता है। ये सब डायमेंशंस होने के बाद पूरा सेटअप का विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगा, जिसमें सब वेल्डिंग का विजुअल चेक किया जाएगा, अपीयरेंस कैसा है, वेल्ड डिफेक्ट्स है कि नहीं, सब चेक किया जाएगा। वो सब पैरामीटर्स क्रैक, पोरोसिटी, विजुअल अपीयरेंस में जो कुछ भी पैरामीटर्स आते हैं वो सब मेंशन होंगे विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्टिंग। अभी हाइड्रो करते समय ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइड्रो में भी डेंजरस अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया तो। अभी इसमें आता है अप्रूव्ड प्रोसीजर। हाइड्रो करने से पहले एक बार अप्रूव्ड प्रोसीजर चेक कर लेना चाहिए और उसी हिसाब से हाइड्रो का सेटअप करना चाहिए। अभी नेक्स्ट आता है कैलिब्रेशन ऑफ गेजेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। हाइड्रो के लिए जितना कुछ भी प्रेशर गेजेस लगते हैं वो सब कैलिब्रेटेड होना ज़रूरी है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने पिस्टन सिलेंडर वगैरह कुछ तो लाया है जो हाइड्रो में यूज़ होगा वाटर फिल करने के लिए एट द हाई प्रेशर, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स का भी कैलिब्रेशन ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जो वाटर यूज़ होने वाला है हाइड्रो टेस्टिंग में, उसका पीएच वैल्यू एंड पीपीएम जो कि पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये 2 वैल्यू लैब से टेस्ट करना ज़रूरी होता है। क्लाइंट रिकमेंडेड करता है तो उस वैल्यू के लिए। अभी नंबर्स ऑफ प्रेशर गेजेस दिए हैं, ये मिनिमम 2 गेजेस होना ज़रूरी होता है। एक जो बॉटम में इनलेट के हिसाब से बना जाता है और सेकंड टॉप मोस्ट पर होता है हाइड्रो टेस्ट के शेल के ऊपर। उसके बाद आता है हाइड्रो टेस्टिंग के बीच में हर एक पैरामीटर नोट डाउन करना ज़रूरी होता है क्वालिटी इंजीनियर ने। अभी समझो हाइड्रो टेस्ट को लगा दिया, आधे घंटे में चेक करना है कि उसका OCF कितना चेंज हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं, उसके बाद प्रेशर कितना चेंज हो रहा है आधे घंटे में। ये टाइम लैप्स आप आपके हिसाब से या फिर प्रोसीजर के हिसाब से बना सकते हैं। एक शीट बनाना होता है, उसमें सब पैरामीटर्स डालना होता है, आधे घंटे के बाद इतना पैरामीटर्स में ये चेंजेस आए हैं, दैट्स इट। उसके बाद हाइड्रो होने के बाद पूरा सेटअप का क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है टू अवॉइड द करोजन इन इनसाइड सरफेस। हाइड्रो होने के बाद करोजन रेजिस्ट करने के लिए एक कोटिंग आता है, करोजन रेजिस्टेंस कोटिंग बोलते हैं उसको। वो कोटिंग का लिक्विड अगर क्लाइंट रिकमेंडेड करता है तो अंदर से पूरा कोटिंग लगाना होता है। अगर अंदर से सैंड ब्लास्टिंग दिया नहीं है तो ही इसका ज़रूरत होता है, अगर सैंड ब्लास्टिंग है तो इसका ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद ये सब का एक रिपोर्ट्स बनेगा अलग अलग। इतना चीज़ हाइड्रो टेस्टिंग के समय ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग शुड बी डन
एज़ पर दी अप्रूव्ड प्रोसीजर। अभी ब्लास्टिंग होने के बाद उसका इंस्पेक्शन करने के लिए एक प्रोफाइल गेज मीटर होता है, जिसमें अलग अलग प्रोफाइल्स दिए होते हैं ब्लास्टिंग के सरफेस प्रिपरेशन के। इसमें स्टैंडर्ड्स आते हैं ऐसे 1.5 से लेकर ऐसे 2.5 ऐसे 3.5 ऐसे। तो क्लाइंट का कौन सा रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली ऐसे 2.5 होता है, तो उस हिसाब से ये टेम्पलेट मैच करके देखना है कि ब्लास्टिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं। अगर मटेरियल एसएस का है, स्टेनलेस स्टील का, तो उसके ब्लास्टिंग के लिए एक सॉल्ट कंटेमिनेशन टेस्ट आता है, जिसमें ब्लास्ट मटेरियल में सॉल्ट का कितना कंटेमिनेशन है वो चेक किया जाता है। उसका सॉल्ट का परसेंटेज क्लाइंट से अप्रूव्ड होके आता है। क्लाइंट बताते हैं कि हमें इतना तक अप्रूव्ड है, इतना तक नहीं है, तो वो चेक होता है सॉल्ट कंटेमिनेशन टेस्ट में। उसके बाद पेंट शेड कार्ड होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के पेंट के कार्ड्स बनाए जाते हैं। तो हमें पेंटिंग का कोड दिया होता है, अगर समझो RAL 1005 ये राल कोड है हमारा, तो इसका कार्ड निकालने का और हमारे सरफेस को लगाकर देखने का कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं पेंट शेड कार्ड मैचिंग। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर टेम्परेचर फॉर पेंटिंग। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये रिकॉर्ड करना होता है, हाइग्रोमीटर में भी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को, और टेम्परेचर को टेम्परेचर गन से रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेंटिंग। उसके बाद प्राइमर एंड इंटरमीडिएट कोट DFT। अभी क्लाइंट ने समझो 350 DFT दिया है माइक्रोन्स में, तो हमें डिसाइड करना है कि प्राइमर एंड इंटरमीडिएट में कितना आ रहा है और उसके बाद फाइनल कोट कितना का मारना है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है DFT चेक करना आफ्टर प्राइमर एंड इंटरमीडिएट कोट। उसके बाद फाइनल कोट का भी DFT चेक करना इम्पोर्टेंट होता है। पेंटिंग में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट आते हैं, जैसे पील ऑफ हो गया, जैसे बह कर आना, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं उसमें भी। फिश आए, लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स हैं, तो वो चेक करना विजुअल में ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर क्लाइंट रिकमेंडेड करता है अलग अलग टेस्टिंग के, वो होता है स्क्रैच टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में एक हैच किट होता है, उसमें ऐसे नोचेस लगा रहते हैं, तो एक स्क्वायर में वो नोच किया जाता है ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर मास्किंग टेप लगाया जाता है जो इसी के किट में आता है, और उसको ज़ोर से खींचा जाता है। अगर पेंट में से कितना नंबर्स ऑफ ब्लॉक निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर पेंट का एडेजन प्रॉपर्टी डिफाइन होता है। अगर बहुत कम 1% और 10% से भी कम आपका ब्लॉक्स निकल के आ रहा है, तो आपका एडेजन क्वालिटी अच्छा है पेंट का, इससे डिफाइन होता है। इस सब का रिपोर्ट्स बनाना ज़रूरी होता है क्वालिटी इंजीनियर को। लास्ट है नेमप्लेट फॉर द प्रेशर वेसल। इसमें जो नेमप्लेट का साइज़ है वो एज़ पर ड्राइंग होना ज़रूरी है, उसका मटेरियल भी एज़ पर ड्राइंग होना ज़रूरी है। ये नॉर्मली दो ही मटेरियल में आता है, एक होता है स्टेनलेस स्टील और दूसरा होता है माइल्ड स्टील। थर्ड वन है इसमें दिया गया इन्फॉर्मेशन वो एज़ पर ASME सेक्शन एंड डिवीज़न 1 की तरह होना चाहिए। उसमें मिनिमम कस्टमर नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, प्रोजेक्ट नेम एंड नंबर, उसका साइज़, हाइड्रो टेस्ट प्रेशर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इतना चीज़ें होना ज़रूरी होता है। उसका प्रॉपर अटैचमेंट और नेमप्लेट ब्रैकेट से होना ज़रूरी है, लूज़ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली रिवेटेड होना ज़रूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।